नमस्कार। सोचिए जरा एक ऐसी दुनिया की जहां रोम, भारत और चीन ये सब एक विशाल नेटवर्क से जुड़े हुए थे। और ये बात है आज से लगभग 2000 साल पहले की। इस पूरे नेटवर्क के सेंटर में एक ऐसा साम्राज्य था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम इतिहास के पन्नों से बस उसी साम्राज्य की कहानी निकालेंगे। एक ऐसा पुल जिसने पूरब और पश्चिम को जोड़ा। हम बात कर रहे हैं कुषाण साम्राज्य की। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत इसी दिलचस्प सवाल से करते हैं। जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में मॉडर्न जमाना ही आता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसकी नींव तो सदियों पहले मध्य एशिया के कुछ घुमंतू योद्धाओं ने रखी थी? क्या ये हो सकता है कि दुनिया के पहले महान ग्लोबलाइजर्स वो लोग थे जिनके बारे में आज हमें इतिहास की किताबों में भी ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं मिलता? एक साम्राज्य का उदय। तो सवाल यह है कि आखिर ये रहस्यमयी लोग थे कौन? इनका साम्राज्य मैप पर कहाँ था? चलिए पता लगाते हैं। इनकी कहानी की जड़ों तक चलते हैं, जो शुरू होती है सेंट्रल एशिया के बड़े बड़े मैदानों से। तो हुआ ये कि उस समय भारत के उत्तर पश्चिम वाले हिस्से पर पहलवों का राज था। लेकिन सेंट्रल एशिया से एक नई पावर उभर रही थी। ये थे यूची कबीले। अब ये कोई एक ग्रुप नहीं था, बल्कि समझिए कि 5 अलग अलग कुलों का एक गठबंधन था। और मजे की बात यह है कि इन्हीं में से एक यानी कुषाण बाकी सब पर भारी पड़े और उन्होंने इतिहास का रुख ही बदल दिया। तो एक नजर डालते हैं इनकी पूरी यात्रा पर। जैसा कि हम देख सकते हैं, शुरुआत हुई एक आम घुमंतू कबीले से। फिर आए कुजुल कटफिसिस, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लीडर जिन्होंने इन बिखरावे कुलों को एक साथ लाकर एक वंश की नींव रखी। लेकिन यह साम्राज्य अपने असली पीक पर पहुंचा महान शासक राजा कनिष्क के दौर में। उन्होंने ही इसे ग्लोबल पावर बनाया। और उनके असर का पैमाना समझना हो ना, तो बस उनकी राजधानियों को देखिए। उनकी मेन कैपिटल थी पुरुषपुर, जिसे आज हम पेशावर के नाम से जानते हैं, मतलब सेंट्रल एशिया का गेटवे। और उनकी दूसरी राजधानी वो थी भारत के दिल में, मथुरा। तो ये जो डबल कंट्रोल था ना, ये साफ साफ दिखाता है कि उनका इलाका कितना बड़ा और कितना स्ट्रेटेजिक था। रेशम मार्ग के स्वामी और यही विशाल साम्राज्य उन्हें उस दौर के सबसे जरूरी इकोनॉमिक सुपर हाईवे के ठीक बीचों बीच ले आया। एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ रास्ता नहीं था, वो सभ्यताओं को जोड़ता था और जिस पर दौलत पानी की तरह बहती थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं मशहूर सिल्क रोड की। और ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोम के बाजारों से लेकर चीन के सिल्क बनाने वालों तक ये जो पूरा विशाल ट्रेड नेटवर्क था ना, उसके सेंटर में थे कुषाण। और देखिए, वो सिर्फ रास्ते पर खड़े होकर टैक्स लेने वाले लोग नहीं थे। नहीं, वो इस रूट के गार्डियन थे, मैनेजर थे और सबसे बड़े बेनिफिशियरी भी। असल में उन्होंने ही इसे फलने फूलने का मौका दिया। तो सवाल उठता है, उन्होंने ये सब किया कैसे? उनकी स्ट्रैटेजी को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी, उन्होंने व्यापारियों के लिए रास्तों को डाकुओं और लुटेरों से सेफ बनाया। इससे क्या हुआ? ट्रेड पर भरोसा बढ़ा। दूसरा, उन्होंने करेंसी सिस्टम में एक तरह से क्रांति ला दी। उन्होंने उस जमाने के सबसे प्योर सोने के सिक्के जारी किए, जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए समझिए आज के डॉलर या यूरो जैसे बन गए। और तीसरा, आम लेन देन के लिए उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में तांबे के सिक्के भी चलाए, जिससे लोकल लेवल पर भी व्यापार करना आसान हो गया। अब ये बात सच में सोचने वाली है। उनके सोने की क्वालिटी इतनी इतनी जबरदस्त थी कि ये बाद में आए महान गुप्त साम्राज्य के सोने से भी बेहतर मानी जाती है। और हम गुप्त साम्राज्य को भारत के गोल्डन एज का प्रतीक मानते हैं। तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कुषाणों ने क्वालिटी और भरोसे का क्या लेवल सेट किया था। अच्छा, एक छोटा सा सवाल। सिल्क रोड का नाम तो सिल्क पे पड़ा, ये तो सब जानते हैं। पर क्या ये पता है कि सिल्क बनाने की टेक्निक सबसे पहले कहाँ इन्वेंट हुई थी? इसका जवाब है चीन। और कुषाण ही वो कड़ी थे जो इस बेशकीमती सामान को पश्चिम की दुनिया तक पहुंचाते थे। संस्कृतियों का संगम। लेकिन देखिए, इस सुपर हाईवे पर सिर्फ रेशम, मसाले और सोना ही नहीं जा रहे थे। इनके साथ साथ बह रहे थे नए नए आइडियाज, नए धर्म और आर्ट के नए नए स्टाइल्स। कुषाणों का साम्राज्य सही मायने में कल्चर का एक संगम बन गया, जहां पूरब और पश्चिम की सबसे बेहतरीन चीजें एक दूसरे से मिलती थीं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कनिष्क का दरबार। वो उस जमाने के कुछ सबसे महान दिमागों का घर था, जैसे कि अश्वघोष, जिन्होंने बुद्धचरित लिखा, चरक, जिनकी चरक संहिता ने आयुर्वेद की नींव रखी, नागार्जुन, जिन्हें भारत का आइंस्टीन तक कहा जाता है, और वसुमित्र, जिन्होंने बौद्ध धर्म की एक पूरी एनसाइक्लोपीडिया तैयार कर दी।
मतलब ये नॉलेज का एक अविश्वसनीय हब था। और ये टैलेंट सिर्फ किताबों तक ही नहीं था, ये आर्ट में भी दिखता है। और ये एक बहुत ही खास बात है, भगवान बुद्ध की इंसानी रूप में जो मूर्तियां हम आज देखते हैं वो पहली बार कुषाण काल में ही बनी थी। सोचिए, इससे पहले बुद्ध को सिर्फ सिंबल से दिखाया जाता था, जैसे उनके पैरों के निशान या बोधि पेड़। तो इस एक बदलाव ने हमेशा हमेशा के लिए बुद्धिस्ट आर्ट का चेहरा है बदल दिया। कुषाणों की विरासत। तो ये महान साम्राज्य भले ही वक्त के साथ इतिहास में कहीं खो गया हो, लेकिन उनकी विरासत, उनकी लेगेसी आज भी हमारे साथ है, और अक्सर उन तरीकों से जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। स्क्रीन पर ये जो तारीख दिख रही है 778 एडी, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इतिहास के एक बहुत बड़े मोड़ का प्रतीक है। ये वो साल है जब कनिष्क सिंहासन पर बैठे और उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की जिसे शक संवत कहते हैं। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? यही वो कैलेंडर है जिसे आज भारत सरकार अपने ऑफिशियल कैलेंडर के तौर पर इस्तेमाल करती है। जरा सोचिए, लगभग 2000 साल पुराना एक सेंट्रल एशियाई साम्राज्य और आज के मॉडर्न इंडिया के बीच एक सीधा न टूटने वाला कनेक्शन। और ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा करती है। जब हम आज की कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सप्लाई चेन्स को देखते हैं, जो दुनिया भर में सामान, डेटा और आइडियाज़ को ले जाती हैं, तो क्या हम असल में उसी सिल्क रोड का एक मॉडर्न डिजिटल वर्जन नहीं देख रहे हैं? शायद कुषाणों की विरासत हमारी सोच से कहीं ज़्यादा जिंदा है ना? सोचने वाली बात।